थोड़ा सा बताइएगा कि कंधे का जाम हो जाना ये बेसिकली है क्या? बेसिकली जो कंधा है ना, हमारा कंधा एक 360 ग्लोबल स्ट्रक्चर है जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो होता है फाइबर की एक लेयर जो होती है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के ऊपर इन्फ्लेमेशन का कुछ दर्दें होती हैं, जैसे कोई रेफर्ड पेन आ रही होती है, कुछ हमारा ट्रिगर पॉइंट बना होता है शोल्डर के अराउंड, ब्लेड के अराउंड, वो रेफर्ड पेन दे रहा होता है। कुछ रोटेटर काफ इंजरी की वजह से शोल्डर इन्वॉल्व होता है, तो हम फ्रोज़न शोल्डर का जो रिसर्चेस हैं, जो बुक्स हैं, वो कहती हैं कि फ्रोज़न शोल्डर जो है, इसकी जो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो फ्रीजिंग है वो 3 to 6 मंथ लेती है, जो कि काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अम्बाडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कंधे का जाम हो जाना, फ्रोज़न शोल्डर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और इस पे हम बात करेंगे क्यों होता है और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं, और अगर इनकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। और वही लोग जान सकते हैं जो कंधे की कहीं ना कहीं दर्द का शिकार रहते हैं या जिनको फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, और ये कितनी तकलीफ़देह बीमारी है। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हमज़ा। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थोड़ा सा बताइएगा कि कंधे का जाम हो जाना ये बेसिकली है क्या? बेसिकली जो कंधा है ना, हमारा कंधा एक 360 ग्लोबल स्ट्रक्चर है जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो होता है फाइबर की एक लेयर जो होती है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के ऊपर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो कंधा है उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ उसमें हमारी जो मूवमेंट है वो लॉक हो जाती है। इसकी फर्दर कुछ स्टेजेस होती हैं हमारे जॉइंट की कैप्सूल के हवाले से, जिसमें फ्रीजिंग स्टेज होती है, फ्रोज़न स्टेज होती है, उसके बाद थॉइंग स्टेज होती है जिसे हम रिकवरी स्टेज कहते हैं। अच्छा, इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंधे के दर्द में मुब्तला होते हैं और उनको कहा जाता है कि आपका फ्रोज़न शोल्डर हो गया। ये गुड क्वेश्चन है। इसके हवाले से ये है कि कुछ दर्दें होती हैं, जैसे कोई रेफर्ड पेन आ रही होती है, कुछ हमारा ट्रिगर पॉइंट बना होता है शोल्डर के अराउंड, ब्लेड के अराउंड, वो रेफर्ड पेन दे रहा होता है। कुछ रोटेटर काफ इंजरी की वजह से शोल्डर इन्वॉल्व होता है, तो हम शोल्डर को लिमिटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। बट फ्रोज़न शोल्डर को हम स्पेसिफिकली जो है उसके डिफरेंट टेस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं, जैसे शोल्डर एप्रीहेंशन टेस्ट है। उसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम उसकी एटलीस्ट 3 मूवमेंट्स देखते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। एबडक्शन देखते हैं, इसी तरह एक्सटर्नल रोटेशन देखते हैं, इसी तरह हम उसकी जो है फ्लेक्जन एक्सटेंशन को चेक करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि उसका शोल्डर किस रेंज में जो है वो लिमिटेड होता जा रहा है। फिर देन हम उसके अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस पर बताइएगा कितना टाइम फ्रेम लगता है इस फ्रोज़न शोल्डर को ठीक होने में? फ्रोज़न शोल्डर का जो रिसर्चेस हैं, जो बुक्स हैं, वो कहती हैं कि फ्रोज़न शोल्डर जो है, इसकी जो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो फ्रीजिंग है वो 3 to 6 मंथ लेती है, जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। इसमें इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जबकि जो सेकेंड स्टेज है फ्रोज़न, इसमें ये पेनफुल तो होती है, बट इसमें जो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ उसमें नाइट पेन्स काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। बट जो थर्ड स्टेज है थॉइंग, जिसे हम रिकवरी फेज़ कहते हैं, इसमें जो जॉइंट है, कैप्सूल है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ दोबारा आना शुरू होता है। इसमें अराउंड 12 to 18 मंथ्स लगते हैं। अब जबकि पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें जल्दी रिकवरी आ जाती है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें लेट आती है रिकवरी। बट हम इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको जब आइडिया होता है कि हमें फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको गाइड करता है, उसको कुछ एक्सरसाइजेज आती होती हैं, उसके हवाले से बता देता है जी आप ये करें। उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो वो किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगते हैं वो जी बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं इस वाले से? बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। अब जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, अब उसमें ये होता है कि उनकी स्टार्ट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा लो हुई होती है, काफ़ी पेन होती है, जिसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो उनको इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा था। तो क्या करते हैं कुछ डॉक्टर्स, उनको ना इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस की तरफ ले जाते हैं। उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए उनकी पेन जो होती है ना वो सबसाइड हो जाती है। जब पेन सबसाइड हो जाती है, फिर उसके बाद फिजियो के लिए इजी हो जाता है उसकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करना, रेंज गेन करवाना, उसको फंक्शनल करना, एक्टिव लाइफ की तरफ लाना। और जब वो ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, देन वो फिर उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज
और मज़ीद अपना प्रोटोकॉल ऐड करते अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं स्टीरॉयड का, लेकिन उसके बाद वो केस वर्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो जाती हैं, ये भी तो होता है। उसको आप कैसे फिर मैनेज करते कुछ होते हैं, कुछ जो होते हैं ना पेशेंट्स, वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं, वो किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे कि है एनेस्थीसिया अंडर मैनिपुलेशन। ठीक है। अब उसमें वो क्या करते हैं कि जी उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके जॉइंट को वो मैनिपुलेट करते हैं, वो इतनी फ्रीली मैनिपुलेट करते हैं कि उसमें चांसेस होते हैं कि जॉइंट के जो लिगामेंट्स हैं वो भी रप्चर हो सकते हैं, टिश्यूज़ भी रप्चर हो सकते हैं, Right. और उसके अलावा हमारा आर्म भी डैमेज हो सकता है। जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो अपनी रिकवरी उसी तरह नहीं गेन कर पाता जिस तरह वो नॉन ऑपरेटिव तरीके से फिजियो से गेन कर पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं और ऑपरेशन के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है वो किस तरह की होती हैं और उसको फिर आप लोग किस तरह से देखते हैं? ऑपरेशन के बाद की कॉम्प्लिकेशंस यही होती हैं कि जैसे उसके टिश्यू डैमेज हो गया, कोई रप्चर हो गया, कोई लिगामेंट रप्चर हो गया, कोई आर्म की ब्रेकडाउन हो गई, ये चीज़ें होती हैं जो कि उसको आफ्टर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। Right. बट ये होते हैं कि 70% जो होते हैं वो को जो होती है सर्जरी वो सक्सेसफुल होती है, जो रिसर्चेस कहती हैं। 10 to 15% चांसेस होते हैं कि ये सारे मामला जो है ना हो सकते हैं, जिनमें फ्रैक्चर आ सकता है, लिगामेंटस इंजरी आ सकती है, कोई टेंडन इंजरी आ सकती है, तो इसको फिर डील किया जाता है, फिर इसका प्रॉपर रिहैब दोबारा से स्टार्ट होता है, वो एक नया मसला स्टार्ट हो जाता है फ्रोज़न के अलावा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट, हमें बता रहे थे कि फ्रोज़न शोल्डर से कैसे बचा जा सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, स्टीरॉयड का जो इंजेक्शन है वो कितना सेफ़ है और उसके बाद की जो मैनेजमेंट है उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो आज का जो शो है अपने इख्तिताम को पहुँचता, उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।